तो बस अब से 1 घंटे का और वक्त बाकी रह गया है। इस 1 घंटे में लगातार फैसले अवाम दर्ज कर रहे हैं ईवीएम का बटन दबाकर, और इस बात को तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी, कौन सी पार्टी या कौन सा इत्तेहाद बरसर इक़्तिदार होगा। और फिर इत्तेहाद अगर कोई आता है तो सीएम चेहरा कौन होगा। जाहिर सी बात है, जो बरसर इक़्तिदार जमात पिछली बार है, अगर वो जीतती है तो एक बार फिर योगी ही वजीर आला हो सकते हैं, क्योंकि वजीर आजम ने खुद कहा है कि आएंगे तो योगी ही अपने तशहीर में। इसका मतलब है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो आएंगे। दूसरी तरफ अगर समाजवादी का जो अलायंस है वो बरसर इक़्तिदार पहुंचता है तो जाहिर है कि अखिलेश होंगे। लेकिन क्या इससे अलग भी कोई तस्वीर बनेगी, ये सब कुछ तय होगा अवाम के फैसले से, और अवाम अपना फैसला ईवीएम में बटन दबाकर डाल रही है। आज आखिरी मरहला है, 1 घंटे का वक्त रह गया है, और आज के बाद एग्जिट पोल में क्या आता है वो भी एक तरह से अंदाजा ही होता है। लेकिन जो सही तस्वीर है, जो नतीजा है, जो फैसला है, वो 10 मार्च को सुबह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी और पता चलेगा, तय होगा 10 मार्च को कि कौन सरकार में वापस आ रहा है या फिर कोई सरकार बदल कर आ रही है। लेकिन ये आपको बता दें कि आज आखिरी मरहले के तहत जो वोटिंग हो रही है ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका कहलाता है, यानी कि मशरकी उत्तर प्रदेश का इलाका है। और इसमें एक बड़ी तादाद ऐसे ऐसे कम्युनिटीज़ की है जिन्हें आमतौर से ये कहा जाता है कि अदर देन ओबीसीज, ये लोग इनकी बड़ी तादाद है। और इस रीजन में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अच्छी खासी पकड़ रही है। समाजवादी भी पहले इस रीजन में काफ़ी अच्छा करती रही, लेकिन 2017 में जो सीट जो है, जो नतीजे हैं, यानी वोट किसको कितना मिला वो एक अलग मामला है, लेकिन सीटें किसे कितनी मिली तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और उसके अलाइज ने मिलकर इसमें 36 सीटें हासिल की थी। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आज वोटिंग किन मुद्दों को लेकर हो रही है, क्योंकि अगर मुद्दों पर बेस्ड या मुद्दों पर को बुनियाद बनाकर लोग वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इससे एक अंदाजा मिलता है कि नतीजा क्या कुछ होगा। और इसमें सबसे अहम यह है कि इस मरहले में बनारस और आजमगढ़, ये दो ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। बनारस पार्लियामेंट्री हल्का जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी, जो अभी वजीर आजम है, और आजमगढ़ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं अखिलेश यादव। हालांकि ये असेंबली इलेक्शन है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे पता चलता है कि दोनों बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेता जो है वो पार्लियामेंट्री हल्के को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बड़ा यहां पर इनके सामने चैलेंज ये भी है कि क्या वो अपने पार्लियामेंट्री हल्के की तमाम सीटों पर अपनी पार्टी की जीत को यकीनी बना पाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर क्या बनारस की तमाम 8 सीटों पर फिर से बीजेपी आएगी या कुछ कमी होगी। अगर आएगी तो बीजेपी ने कम से कम बनारस में, यानी वजीर आजम की जो वहां पर एक मकबूलियत है उसका उससे एक सर्टिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन अगर सीटें घटती हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल भी अपोजिशन पार्टियां उठाएंगी। उसी तरह से आजमगढ़ जो पार्लिमानी हल्का है, वो चूंकि अखिलेश यादव वहां से एमपी चुने गए थे, तो क्या अखिलेश यादव या समाज पार्टी का वहां पर इतना जोर है कि या लोग वो इतने मकबूल वहां पर हैं कि तमाम असेंबली हल्कों में आजमगढ़ में वो जीत हासिल कर लें, इसे भी लोग देखेंगे। लेकिन सबसे अहम इसमें वजीर आजम जो है, जिस तरह से खुद उन्होंने बनारस में, जिसे हम वाराणसी कहते हैं, वाराणसी में वो 3 रोज उन्होंने वहां क़याम किया था और कई उन्होंने इलेक्शन मीटिंगें की, तकारीर की, रोड शो भी किया। तो ये सब जो है वो इस बात पर तय होगा कि नतीजा क्या होता है। हमारे साथ सैयद रजा हुसैन जुड़ चुके हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। रजा साहब, आपका इस्तकबाल है, और मेरा पहला सवाल यही है कि ये मरहला अब लगभग इख्तिताम की तरफ है, आज की वोटिंग भी। क्या 2017 और 2022 इसमें तब्दीली आप देखते हैं ख़ास तौर से इस मरहले में, और अगर आपको तब्दीली या आसार नज़र आते हैं तो वो क्यों हैं? साथ ही साथ ये कि आज कई जगहों से, यहाँ तक कि बनारस से भी ऐसी खबरें आई हैं कि ईवीएम काम नहीं कर रहा है, या कई लोगों ने ये शिकायत की कि मैं वोट देने गया या मैं वोट देने गई तो पता चला कि मेरा वोट पहले से पड़ चुका है। ऐसी भी खबरें बड़ी तादाद में हम तक पहुंची हैं। रजा साहब।
देखिए विशाल आजम साहब, देखिए ये जो 7वां चरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम्म। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी चुनाव हो जाता है कि जो आजमगढ़ का पार्लियामेंट क्षेत्र है, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम्म। और एक बगल में जो वाराणसी है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम्म। अब ये दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम्म। और दोनों ने रोड शो किया। रोड शो बनारस में भी हुआ, रोड शो आजमगढ़ में भी हुआ हम्म। अखिलेश का। तो रोड शो में दोनों की ताकतें बहुत ही जो है नुमाया होकर के निकल के आई। जी। और ये चुनाव जो 7वां राउंड है, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें बाहुबली लड़ रहे हैं, इसमें कुछ लोग जेल में रह के लड़ रहे हैं चुनाव, जैसे हम्म। ज्ञानपुर से विजय मिश्रा। हम्म। और इसमें धन बल का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें जो है वो आध्यात्मिक केंद्र भी है, हम्म। उसमें आप समझिए कि बुनकरों का भी मसला है, और हम्म। काशी से सिल्क की साड़ी का भी मसला है, दस्तकारी का मसला भी है। तो यहाँ जो 54 विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का अगली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, हम्म। क्योंकि उसने खाली 29 सीट स्वयं जीती थी हम्म। बीजेपी की। जी। तो ये कहा जाए कि 54 में 29 सीट बीजेपी जीती, तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, क्योंकि 54 में बीजेपी कहीं कहीं 46 सीटें जीत के लाई है और हम्म। फेजों में। तो उस तरीके से आप देखा जाए कि बहुत वो है, लेकिन इसमें अपना दल का जो है 4, और सुभाषपा का यानी राजभर का 3, हम्म। निषाद का 1, ये अगर मिला लीजिए तो 8 सीटें ये हो जाती हैं हम्म। इन 7वें फेज में। तो मिला करके जो है कुल 37 जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सीटें हो जाती है। और सपा जो है खाली 11 सीट जीती थी, और बीएसपी 6 जीती थी। जी। अब सुभाषपा जो है वो अखिलेश के साथ है। तो अब अपना दल, सोनेलाल की सीट 4 आई थी, लेकिन अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल वाली, जो अनुप्रिया पटेल की जो है माँ है, जी। वो अब अखिलेश के साथ है। हम्म। और अखिलेश के साथ छोटी छोटी पार्टियां इस समय बहुत सी हैं। महान दल है, जनवादी पार्टी है, कमेरावादी जो है ये जो है पार्टी है, कृष्णा पटेल की पार्टी है, जी। जी। जी, सुभाषपा अपना दल पार्टी है। कमेरावादी। जी, कई ऐसी पल्लवी पार्टियां हैं पटेल जिससे जिसकी अखिलेश ने। नेता ऐसे रातों से मुकाबला था उनका। जी। तो कई पार्टियों को जोड़ के अखिलेश चुनाव में आए हैं। हम्म। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी पहले जो है 28, 29, 39 जो है संगठन को मिला के, पार्टियों को मिला करके देश में वो जो है वो राज कर रही थी। हम्म। उसके बाद उसकी धीमे धीमे पार्टी बढ़ गई, और देश में वो छोटी पार्टियों के साथ रही, लेकिन बहुमत के साथ वो खुद आ गई है। हम्म। तो इससे इससे ये लग रहा है कि जो, अच्छा आप देखिए कि बनारस की जो 8 सीट है, जी। 8 सीट में 6 बीजेपी ले गई थी, हम्म। और एक उसका सहयोगी दल अपना, और एक उसका जो है सुभाषपा ले गया था। तो जिस तरीके से 8 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई थी। जी। अब आप आइए आजमगढ़ में। आजमगढ़ में 10 विधानसभा है। हम्म। 10 विधानसभा में 5 जो है वो अखिलेश पाए थे, 4 जो है बीएसपी पाई थी, और 1 सीट बीजेपी पाई थी। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है मुबारकपुर का। मुबारकपुर में जी। जो वहां लड़ रहे हैं गुड्डू जमाली, हम्म। हम्म। वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है वहां का, और हम्म। हमें तो लगता है एआईएम वहां बहुत मजबूती से लड़ रही है। हम्म। और वो एआईएम की सीट हमें लगता है कि वो वहां से निकल जाएगी, हम्म। क्योंकि हम्म। गुड्डू जमाली जो है हम्म। वो बीएसपी से 2 बार एमएलए रहे हैं। हम्म। 1 साल से वो ये तैयारी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में हमें ले लिया जाए। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के साथ बात भी हुई, और बात होने के बाद जो है जब लिस्ट निकली तो लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। हम्म। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई हमें किस पार्टी में जाना चाहिए, कांग्रेस में जाना चाहिए, पीस पार्टी में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए राजनीति में। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप जो है वो आईएम में जाइए, और इसी की पार्टी में जाइए। हम्म। और यही आजमगढ़ से गुड्डू जमाली मुलायम के चुनाव लड़े थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो गुड्डू जमाली जो है वहां से लड़े थे, और लास्ट फेज में लोगों को लगा कि शायद मुलायम सिंह यादव कहीं हार रहे हैं, तो शिवपाल यादव वगैरह बहुत तेजी से जाकर के वहां तेजी से जो है लोगों में बात करके, और मुलायम सिंह यादव वहां से जीते, और गुड्डू जमाली ने बहुत अच्छा जो है वहां से लड़ा था। जी। जी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता जी हूं कि ये तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह पर। जब आपने बनारस और आजमगढ़ का जिक्र किया, तो मैं बनारस के हवाले से ये जानना चाहूंगा कि वजीर आजम
को 3 दिन बनारस में क़याम करना पड़ रहा है। 3 दिन वजीर आजम एक रियासत के चुनाव के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए, तो क्या ये उनका कमिटमेंट दिखाता है अपने पार्लिमानी हलके से जुड़े होने का, या फिर ये एक कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश है तमाम 54 सीटों पर, या कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री हलका है उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई सीट 2-3 हाथ से निकल ना जाए, ताकि उन पर उनको कटघरे में अपोजिशन पार्टियां ना खड़ा करें कि देखिए भाई उनकी मकबूलियत वहां कम हो रही है। ये क्या है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक साहब, विशाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 8 सीट में अगर कहीं एक भी सीट जो है वो विपक्ष के पास चली जाती है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा मोदी जी की लोकप्रियता का। और मोदी जी की स्टाइल एक अलग स्टाइल रहती है। जैसे वो लोगों से मिल रहे थे, जाकर के एक ये कहेंगे साहब शुरू का चाय वाला एक चाय वाली की दुकान पे जाके बैठ गया और वहां आराम से चाय पी और चुस्की ली और बात की। और वो भी विधानसभा ऐसी दक्षिणी की विधानसभा है कि जहां से नीलकंठ तिवारी जो है पहली बार जीते थे, उससे श्यामदेव चौधरी 7 बार जो है एमएलए रहे हैं, लेकिन श्यामदेव चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वहां टिकट दिया नीलकंठ तिवारी को। और नीलकंठ तिवारी यूथ थे, पहली बार लड़े और जीते और प्रदेश में मंत्री भी बने। और वो जो विधानसभा आती है, वो विधानसभा आप समझिए जो काशी कॉरिडोर बना है, जी जी, काशी कॉरिडोर के एरिया में भी आता है। तो काशी कॉरिडोर बनने से पूरे देश में तो जो हमारे हिंदू मतौली के लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, जो भगवान शंकर को मानते हैं, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि भाई बहुत अच्छे तरीके से बन गया। लेकिन जो लोकल लोग वहां रहते थे, उनके मंदिर टूटे, उनको पैसा मिला, ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिला, लेकिन वो गलियों में रहने के आदी थे। लेकिन वो कॉरिडोर बनने से देश विदेश में एक नाम हुआ कि भाई काशी जो है वो एक अच्छे तरीके से बन गई। तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दक्षिणी उत्तरी जो है वो कैंट जो है वो जरा से कहीं ना कहीं ढुलमुल तो नहीं हो रहा है। तो वहां बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने मेहनत किया है और उसका कितना परफॉर्मेंस आता है ये समय बताएगा। चलिए, एक तो ये बात, अच्छा दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कई बार ये देखा गया कि जो बरसे-इक़्तिदार जमात है उनके बड़े लीडरों ने जो स्टार्टअप लिया कैंपेन का, वो स्टार्टअप जो है मतलब इसे अगर एनालाइज करें तो वो पॉजिटिव ना हो कि एक नेगेटिव कैंपेन से उसने एक तरह से शुरुआत उसकी हो गई। कैराना उसमें बीच में आया और एक तरह का डर या खौफ बनाने की कोशिश और उसको फिर इनकैश कराने की कोशिश साथ में। लेकिन उन दिनों ये बातें, जब पॉजिटिविटी की बात जब होती रही शुरू में, तो ये बातें ज़रूर आई थी कि देखिए हमने जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए काम किया है। खुद अमित शाह ने कहा कि आप 12 बजे रात में भी कोई अगर खातून स्कूटी पर पूरा गहने से लदे हुए निकल जाए तो उसे कोई कुछ छू भी नहीं सकता। इस तरह की बातें शुरू में थी। योगी जी ये कहते रहे कि एक भी दंगा नहीं हुआ, हालांकि कई रिपोर्ट्स उसके मुकाबले अलग अलग जगहों पर बातें सामने आई। ये हुआ कि भाई तकरीबन 30 से ज़्यादा दंगे वहाँ हुए हैं। 46 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी की बात सामने आई, लेकिन उसमें रिपोर्ट बहुत बड़ा अखबार है वो भी इसको कहता रहा है कि नहीं 45 लाख के आसपास ही किसानों को राहत मिली है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें 80-20 आया, उसमें फिर अब्बा जान और कई तरह की चीज़ें आ गई। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो बरसत-ए-इक़्तिदार जमात है उससे और ज़्यादा पॉजिटिव कैंपेन पर फोकस करना था, तो शायद नतीजे उनके हक में और बेहतर होते? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमने तो देखा कि इस चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जो है वो ऑफेंसिव रहे, डिफेंसिव नहीं रहे, बचाव पक्ष नहीं किया उन्होंने, बचाया कुछ नहीं, क्योंकि सरकार इनकी थी नहीं। 2012 से 17 में इनकी सरकार थी, तो जो मोदी जी कहते थे कब्रिस्तान और दीपावली और शमशान, तो वो उसका फौरन उसका कहीं ना कहीं जवाब देते थे, उसका बचाव करते थे। लेकिन अब की मैंने देखा इस चुनाव में पूरे जो पश्चिम से शुरू हुआ और पूर्वांचल तक जो भी कुछ देर के बाद खत्म भी हो जाएगा, यहाँ कहीं ऐसी बात नहीं। अगर तमंचावादी की बात आई, आतंकवादी की बात आई, दंगा की बात आई, तो उसका कहीं जवाब जो है अखिलेश ने उसको बहुत इस तरीके से नहीं दिया कि हम इनके सवालों का जवाब दें। और बहुत सी ऐसी योजनाएं थी और बहुत से ऐसे, मैंने तो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी के पढ़ा और मतलब किसी खास जो है वो ऐसे मुद्दे का बीजेपी उन्होंने का भी पढ़ा। काउंटर अटैक नहीं किया, बल्कि एक उसके मुकाबले एक बड़े मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर दिया। हाँ, बड़े मुद्दे को पेश किया। लेकिन एक चीज मैं आजम भाई कहना आपसे चाहूंगा कि आप देखिए जो 5 साल दंगा नहीं हुआ
उस दंगे से आप समझिए कि दंगे में क्या होता था कि